हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम देखेंगे एनवायरनमेंट सेक्शन हमारे विजन में 2023 का। तो गाइस, एनवायरनमेंट का सबसे पहले टॉपिक है डीकार्बनाइजेशन ऑफ इंडियन इकॉनमी, और इसी वीडियो के तहत हम कोशिश करेंगे कि हमारा एनवायरनमेंट का सेक्शन फुलफिल हो जाए। तो देखो, पहला टॉपिक है डीकार्बनाइजेशन ऑफ इंडियन इकॉनमी, है ना। तो इंडियन इकॉनमी से हमें कार्बन को हटाना है, यानी कार्बन एमिशंस को कम करना है या कार्बन को एटमॉस्फेयर में अब्जॉर्व करा लेना है। दो ही तरीक़ों से डीकार्बनाइजेशन होता है। तो आज इसमें हम समझते हैं कि एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी ने किस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के डायरेक्शन पे चलते हुए एक रिपोर्ट को कंपाइल करा है। ठीक है, तो उन्होंने एक रिपोर्ट का नाम है ग्रीन शिफ्ट द लो कार्बन इन ट्रांजिशन ऑफ इंडियाज़ ऑयल एंड गैस सेक्टर। तो आपको पता है ऑयल एंड गैस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है हमारी भारत की, और इसी ने कुछ एनर्जी ट्रांजिशन के पाथवे ETC के थ्रू ड्रॉ करवाए हैं। तो रिपोर्ट में ना फोकस यही हो रहा है कि किस तरह से हमें ना डीकार्बनाइज होने के लिए देखो क्लीन एनर्जी सोल्यूशंस पे जाना पड़ेगा। क्लीन एनर्जी सोल्यूशंस को क्या है, हाइड्रोजन की तरफ जाओ आप, बायोफ्यूल्स का इस्तेमाल करो, न्यूक्लियर, जियोथर्मल, टाइडल एनर्जी का इस्तेमाल करो, या इनका मिक्स कुछ ऐसा बनाओ आप। ठीक है, तो अब देखो डीकार्बनाइज करने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि आपके SDG गोल हैं 2030 में फुलफ़िल करने हैं आपको। तो उसको करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर आज छोटे छोटे स्टेप्स लेोगे, तब जाके तो 2030 तक फुलफ़िल करोगे। 2023 में आप ऑलरेडी एंटर कर चुके हो। उसके बाद देखो डीकार्बनाइजेशन मैंने आपको बता दिया ना कि इसमें या तो कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन कर दो आप, CO2 के आउटपुट एटमॉस्फेयर से हटा दो। तो उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, या तो ग्रीन हाउस गैस इमिशन कम कर दो या कार्बन को ऑब्जॉर्व करवा दो एटमॉस्फेयर में। अब डीकार्बनाइजेशन करने की ज़रूरत क्यों है भाई? ग्लोबल वार्मिंग है इतना ज़्यादा। तो बेस्ड ऑन द करंट पॉलिसी पाथवे कंट्री वाइड डिफाइन करा जा रहा है कि जो अर्थ है वो 2.7 से लेकर 3.5 डिग्री सेल्सियस तक वार्म होती जा रही है। प्री इंडस्ट्रियल टेम्परेचर लेवल भी देखो तो उससे बहुत ज़्यादा वार्म है। तो अगर हम चाहते हैं अपने पेरिस एग्रीमेंट को सक्सेसफुली मीट करना, है ना, अभी 2015 में जब हमने पेरिस एग्रीमेंट करा तो हमने यही कोशिश करी कि भाई ग्लोबल वार्मिंग को हमें लिमिट करना है, और ग्रीन हाउस गैस को इमिशन को कम करने के लिए नेक्स्ट 8 ईयर्स में हमें आज अभी से ही बाय अराउंड 50% तक हमें रिड्यूस कर लेना चाहिए। ठीक है, तो देखो क्लाइमेट रिस्क इंडिया के तहत क्या है। देखो इंडिया जो है 7th नंबर पे वर्ल्ड का मोस्ट अफेक्टेड कंट्री है जो क्लाइमेट चेंज से अफेक्ट होगा। 2019 में हमें पता चल गई थी ये बात। 75% जो हमारे इंडिया के डिस्ट्रिक्ट हैं वो हॉटस्पॉट बने हुए एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट के। अब जब मैं वीडियो बना रही हूँ, चारों तरफ फ्लड आई हुई है ना, सब जगह पर आप देख ही रहे हो, इतना ज़्यादा बुरा हाल इंडिया में चल रहा है। हिमाचल का हाल देख लो आप, 2013 के स्ट्रक्चर पे बना हुआ था, तो जैसे केदारनाथ वाला हाल हुआ था, हिमाचल प्रदेश का वही हाल हो रहा है। इतने एक्सट्रीम क्लाइमेट चल रहे हैं, इतने सारे हॉटस्पॉट बन चुके हैं, तो ड्रॉट्स हैं, कहीं इतने फ्लड्स आ रहे हैं और बहुत फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं, है ना। लास्ट 15 ईयर्स में यहाँ पर ये लिख भी रहा है कि इस तरह से हो रही हैं चीज़ें। तो नेट जीरो एमिट्स करने की ज़रूरत है, एनर्जी डिमांड को इन्हेंस करने की ज़रूरत है। 2070 तक हमने फिर अभी कहा कि हम हिस्टोरिक अनाउंसमेंट करके आए थे हम कि नेट ज़ीरो करेंगे बाई ईयर 2070। उसके लिए आपको अभी से प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हाउ यू आर गोइंग टू परफॉर्म दिस, है ना। अब इंडिया के एनर्जी ट्रांजिशन में क्या क्या व्हील्स हैं, हमें क्या क्या करना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए हम क्या कर रहे हैं। तो हमने ना एक टारगेट सेट करा है कि हम तो एक क्लीन एनर्जी सोर्सेज की तरफ चलेंगे, और 500 गीगावाट का हमने टारगेट रखा है कि हम नॉन फॉसिल फ्यूल्स को इंस्टॉल कर देंगे बाय 2030, और हम फुल्ली यूज़ करेंगे क्योंकि हम एक सोलर कंट्री भी है, तो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, और हम कोशिश करेंगे जो कॉस्ट पड़े सोलर पावर की वो कम हो जाए। उसके बाद हम रिसोर्स को एक्सप्लोर भी करते जा रहे हैं। हम ये नहीं कि हम बैठ गए हैं, इंडिया कैन नॉट कंटिन्यू टू डिपेंड ऑन लार्ज स्केल इम्पोर्ट पे भी हम नहीं बैठ सकते ना। हमें एक्सप्लोर भी करना है, कुछ और ऐसी एनर्जी एफिशिएंसीज लेकर आनी है जो एक इंपॉर्टेंट इशू है, उसको भी देखना है। अपडेट करना है नेशनल लेवल बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम को, रिन्यूएबल एनर्जी को देखना है ना। तो इंडिया का जो 2030 का कमिटमेंट है कि हमें 40% पावर जनरेशन एनर्जी मिक्स व रिन्यूएबल एनर्जी से करना है, सारों के लिए आज ही हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तो टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पे काम करना है। तो उसके लिए ना हमने वेल टारगेट प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी बनाई है कि हम ना डोमेस्टिक कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, टेक्नोलॉजी एंड रिलेटेड इक्विपमेंट वगैरह को, और हम ना इसमें कोशिश ये कर रहे हैं कि हम ना टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करें तो यूज़ कोल विदाउट कॉजिंग मच इन्वायरमेंटल डैमेज। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इंडस्ट्री ट्रांजिशन में हम कैसे कोशिश कर रहे हैं? तो देखो इंडस्ट्री के लिए हमें लार्ज जो हमारा एनर्जी कंज्यूमर तो होती है इंडस्ट्रीज़, है ना। तो इसको हम धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से, नेचुरल गैस से होते होते अभी हम, जैसे स्टील एंड सीमेंट इंडस्ट्री है, बहुत ज़्यादा कोल क्वांटिटी वहाँ पे यूज़ होती है, वहाँ पर हमारी कोशिश है कि हम धीरे धीरे उसको भी शिफ्ट करें क्लीन एनर्जी फ्यूल्स की तरफ। इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन की बातें कह रहे हैं, आपको पता ही है ई-व्हीकल्स चलाए जा रहे हैं, इसीलिए चलाए जा रहे हैं, वो लिथियम आयन बैटरी से चल रहे हैं ताकि वो कोल की हमारी जो डिपेंडेंसी है वो रुके, कम होती चली जाए। नेशनल कार्बन मार्केट हमने तैयार करी है,
डेवलपिंग एंड स्केलरी वॉलंटरी कार्बन मार्केट है, ये कंप्लायंसेस मार्केट है जो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है आगे की चल के। उसके बाद देखो अभी जब हमने COP26 देखा तो COP26 के अंदर भी हमने 5 फोल्ड पंचामृत स्ट्रैटेजी कमिट कर आए थे। उसमें हमने पहली स्ट्रैटेजी क्या, ये तो देखो बिल्कुल पंचामृत वाली स्ट्रैटेजीज तो आप प्लीज़ याद ज़रूर रखो। ये 5 जो चीज़ें हैं वो आपको बिल्कुल पेपर में लिखनी भी हैं कि बाय 2030 इंडिया विल एबल टू हैंडल 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज। नॉन फॉसिल एनर्जी में हम 500 गीगावाट को हम पहुंच जाएंगे बाय 2030। हम टोटल कार्बन प्रोजेक्टेड कर आए कि हम ना एमिशंस को भी कम करेंगे, रिड्यूस कर लेंगे, और रिड्यूस के साथ साथ हमारा यही टारगेट है कि 1 बिलियन टन्स तक हम कर लेंगे फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स टिल 2030। ठीक है, तो ये भी हमने करा था। कार्बन इंटेंसिटी को इकॉनमी से जो है उसको भी रिड्यूस करेंगे बाय 45% देन बाय 2030। 2070 तक हमने बोला है कि इंडिया विल अचीव द टारगेट ऑफ नेट ज़ीरो। ये सारे टारगेट्स को हम ना फुलफ़िल करेंगे, ऐसा हमने पंचामृत स्ट्रैटेजी में बोला है। तो आपको ये 5 फोल्ड पंचामृत स्ट्रैटेजी जब भी आप ये ग्रीन हाउस या डिकार्बनाइजेशन की चीज़ों पे लिखोगे या वेस्ट टू फ्यूल इकॉनमी पे लिखोगे, ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स के बारे में लिखोगे, तो आपको ये पंचामृत स्ट्रैटेजी को ज़रूर लिख कर आना है। अच्छा, साथ साथ हम ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स पे बात कर रहे हैं, वेस्ट टू फ्यूल इकॉनमी पे बात कर रहे हैं। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम हमने चलाया है जिसमें हम टारगेट कर रहे हैं कि इसको 10% तो अचीव करेंगे। तो इंडिया ने इसमें भी बात करी कि 20% हम इथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे, बायोडीजल ब्लेंडिंग करेंगे बाय द ईयर 2025 2023। अब आप ना इन ईयर्स को ज़रूर याद रख लेना भाई कि किस में 20% कहा है, किस में 25%, 5% कहा है, कब तक अचीव करने को बोला है। इंस्टीट्यूशनल सेटअप्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। इंडिया की इकनॉमी को अगर हम डिकार्बनाइज कराना चाहते हैं तो इंस्टीट्यूशनल सेटअप और चेंजेस दोनों ही रिक्वायर्ड है। इफेक्टिव डिकार्बनाइजेशन के लिए एलोकेशन, डिमांड शिफ्ट मैनेजमेंट, ये सारा हमें समझना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा। तो इससे रिलेटेड फिर उसके बाद आता है क्लाइमेट फिनेंस फॉर डिकार्बनाइजेशन। कि क्लाइमेट फिनेंस कैसे करें, इंडिया की इकॉनमी में ग्रीन फिनेंसिंग कैसे करोगे आप, या ग्रीन कैपिटल किसे कहोगे आप। ग्रीन कैपिटल आपको 2019 में आपने रेज भी करी है, तो $21 बिलियन था, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हमने तभी करी थी। तो ग्रीन कैपिटल रेस करना ज़रूरी है। सिग्निफिकेंट कैपिटल शॉर्ट अगर करेगा तो फिर कैसे आपका फुलफिल होगा। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपका कैपिटल भी बड़ा शॉर्ट कर रहा है। तो ये जो डायग्राम है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। शिफ्ट आपका सिग्निफिकेंट जो कैपिटल शॉर्टफॉल है एंटिसिपेट किया जा रहा है इन इंडियाज़ टारगेट की, ये कैसे फिर आप नेट जीरो करोगे। यू नीड द फंड्स, यू नीड द मनी, यू नीड द क्लाइमेट फाइनेंस। तो मेजर रोल है डोमेस्टिक सोर्सेज का। 85% क्लाइमेट फाइनेंस जो है वो डोमेस्टिक सोर्सेज से आ रहा है, कमर्शियल बैंक से आ रहा है ना। उसके बाद आपका गवर्नमेंट बजट है, पब्लिक सेक्टर ग्रांट्स हैं, इसी से आ रहा है आपको। मेजर रोल जो डोमेस्टिक सोर्सेज का ही है। लिमिटेड फॉरेन कैपिटल इनफ्लो है क्योंकि वहाँ पर आपको नहीं मिल रहा है, डेवलप कंट्रीज़ कहाँ दे रही हैं। तो हाई रिलायंस ऑन डेट एंड ग्रांट, तो मोर देन 60% ऑफ फाइनेंस फ्लो कर रहा है वो आपका लोन्स के फॉर्म में, आपको वापस चुकाना भी पड़ेगा, वो भी एक आपके ऊपर प्रेशर है। कॉन्सेंट्रेटेड इन द पावर सेक्टर, तो क्लाइमेट फंडिंग इज मेजरली टूवर्ड्स रिन्यूएबल्स, पावर जनरेशन सेक्टर्स के लिए ज़्यादातर। तो अदर कुछ लो कार्बन पाथवेज भी हैं, जैसे बायोफ्यूल है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, कार्बन कैप्चर कर लो, यूटिलाइज़ करो, स्टोरेज करो, उसको बेचो, ये सब करना है। तो इसमें भी है एक अपोजिंग रियलिटीज़ भी हैं कुछ, लाइक अफेक्टिंग इंडियाज़ ग्रीन फाइनेंसिंग। देखो इंडिया में ना वी नीड 9 टाइम्स मोर क्लाइमेट फाइनेंस, ये समझ लो आप, इसको ज़रा बात को समझ लो, पेपर में अगर आ जाए तो ज़रूर याद रखना इस बात को कि हमें कितना फ़ंड चाहिए। हमें 9 टाइम्स अभी भी हमारे पास शॉर्ट है। बैंकेबल पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स हमारे अभी भी लैक कर रहे हैं फॉर फिनेंस ना। कुछ दूसरे भी चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। रिकमेंडेशंस फॉर मोबिलाइजिंग क्लाइमेट फाइनेंस इन इंडिया, ज़्यादा चैलेंजेस हैं। लैक ऑफ स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ ग्रीन का मतलब ही नहीं हमें पता। तो इंडिया रिजल्टिंग इन लिमिटेड विजिबिलिटी ऑन फंड फ्लोज, इंक्रीजिंग फियर्स ऑफ ग्रीन वॉशिंग की दिक्कत देखो ग्रीन वॉशिंग को कितनी इंपॉर्टेंट टर्म है, कितनी बार मैंने आपको पढ़ाई भी है, जो नए चैनल पर जुड़े हैं वो भी समझे आए। ग्रीन वॉशिंग का मतलब है गाइस कि आप दिखा तो रहे हो कि आप ग्रीन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए अपनी इंडस्ट्री को यूज़ कर रहे हो, लाइक ग्रीन एनर्जेबल रिसोर्सेज, या ग्रीन आप जितने भी ग्रीनेबल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हो, ग्रीन क्लीन फ्यूल टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल कर रहे हो आप, और आप दिखा ये सब रहे हो, बट आप अल्टीमेटली यू आर नॉट यूजिंग इट। तो आप धोखाधड़ी कर रहे हो आप, है ना, बाकी सिर्फ शेखियाँ ही मारे जा रहे हो। तो रिकमेंडेशंस हैं बेसिकली कि कैसे क्लाइमेट फाइनेंस को इंडिया में बहुत ज़रूरत, कैसे इसको पूरा करा जाए। चैलेंजेस तो है ही, देखो लिमिटेड इनकॉर्पोरेशन है, क्लाइमेट रिस्क बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, ग्रीन इन्वेस्टमेंट पे लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। तो उसके लिए ना हमने पूरी एक स्ट्रैटेजीज ग्रो करके बताई हुई है। तो आपको भी पता होना चाहिए कैसे हमने स्ट्रैटेजी बना रखी है कि कुछ पॉलिसी रेगुलेटरी मैकेनिज्म होते हैं, फिस्कल पॉलिसी है इसके लिए, क्लीन डेफिनेशन ऑफ ग्रीन, ये सब हमने रिस्क फ्रेमवर्क की, क्लीन डेफिनेशन ऑफ ग्रीन क्लियर आपको कैसे उसको करना है, R&D फंडिंग सब बना रखा है। लेकिन लोग हिचकते हैं, अभी भी इस इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में ज़्यादातर लोग क्लाइमेट रिस्क वाले फैक्टर को देखते ही नहीं हैं। ये सब चैलेंजेस है हमारे पास। पैसा ही नहीं होगा तो कहाँ से 2070 तक आप फुलफ़िल करने की सोच रहे हो।
उसके बाद टेक्नोलॉजी अडॉप्शन फॉर डीकार्बनाइजेशन, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन किया जाए। तो देखो एस्टिमेट तो लगा रखा है कि जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं ये कार्बन एमिशन को, करंट एमिशन को खाली 25% तक एलिमिनेट कर सकती हैं। तो अगर हमने अर्ली अडॉप्शन नहीं किया टेक्नोलॉजी का, अर्ली अडॉप्शन कैन एड्रेस ओनली अनदर 40% कर लेगा। अच्छा, इसके अलावा भी 35% एनुअल एमिशन आपका बचेगा, है ना। यहाँ पर न्यू टेक्नोलॉजीज़ को बहुत ज़रूरी है। अगर आप सच में चाहते हो नेट ज़ीरो करना तो आपको नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी। तो आपको कुछ डिजिटल टूल ना डिप्लॉय करने चाहिए एमिशन ट्रैकिंग के लिए। तो उसके लिए आप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, एमिशन लिंक DSS का इस्तेमाल करो। एडवांस मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी लेकर आनी पड़ेगी आपको, कुछ एक्सपेंशन करने के लिए, कुछ रीइन्वेंट मॉडल बनाना पड़ेगा, बिजनेस मॉडल री इमेजिन, न्यू सोल्यूशंस बनाने पड़ेंगे, कुछ नी इन्वेंशन, डीप टेक अप्रोचेस बनाओ, रीबूट का सिस्टम लेकर आओ, कुछ ऐसे प्रोडक्ट ऑफर करो जहाँ पर लो कार्बन टेक्नोलॉजी वाले हैं, उससे इम्प्रूव होगा। री इंजीनियरिंग करने की ज़रूरत है। तो कुछ पार्टनर इकोसिस्टम इनेबलमेंट, जो क्रॉस इंडस्ट्री सेक्टर्स हैं उनको बोलो कि वो कुछ आए, पार्टनरशिप में आए, निकल कर आए, उसमें वो इनिशिएटिव लें ऐसे इकोसिस्टम का। तो ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ को प्रमोट करने की ज़रूरत है। री इमेजिन, री इंजीनियर, ये वर्ड्स लिख कर आने हैं। री इंजीनियर, री इमेजिन और आपका रीबूट, इन्वेंट। तो एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट इसी से होगा। उसके बाद कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है, अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी है, मोबिलाइज़ करना है उनके इंटरेस्ट को, उसके साथ साथ ये सब भी ज़रूरी है। PLI स्कीम को भी आप बिल्ड करो, कैपेसिटीज़ को लेकर आओ। उसके बाद कार्बन मार्केट्स टू एड डीकार्बनाइजेशन, देखो ये भी ज़रूरत है। कार्बन ट्रेडिंग आपने बहुत सुना है ना, बाइंग एंड सेलिंग करना क्रेडिट्स का। अब इसमें क्या होता है, मान लो आपको एक जुरिसडिक्शन दी हुई है या आपको एक लिमिट दी हुई है कि आपको इससे ज़्यादा अगर आप कार्बन नहीं यूज़ करोगे और आप ज़्यादातर रिन्यूएबल एनर्जीज़ का इस्तेमाल करते हुए अपनी इंडस्ट्री में अगर सामान कुछ आउटपुट को निकालोगे, ग्रो करोगे, तो आपको कार्बन क्रेडिट दिया जाता है कि यू हैव परफॉर्म्ड वेल। ठीक है, तो अभी जैसे मान लो आपको इस कार्बन क्रेडिट को बेचना है ना, इससे भी आपको पैसे भी मिलते हैं। तो मान लो कि अभी कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत ज़्यादा कार्बन इमिट कर रही है उसको, लेकिन अभी ये चाहिए, तो वो क्या करेंगे, वो आपका जिनका लेवल जो बच गया था वो कार्बन सर्टिफिकेट आपको दे देंगे, आप दे दो उन कंपनी को और आपसे वो आप उनसे पैसे ले लो। तो दिस इज़ कॉल्ड कार्बन ट्रेडिंग। कह रहे देखो इससे भी एक व्यवस्था हो सकती है कि डीकार्बनाइजेशन बने, तो कार्बन मार्केट भी एक इंपॉर्टेंट रोल निभा सकती है। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के साथ ही मिलकर ये बात करी है कि भाई डीकार्बनाइजेशन करेंगे। तो इंडियन इकॉनमी को डीकार्बनाइज करना है, ग्रीन हाउस गैसेस को प्राइसिंग करो, उसकी इमिशंस को। तो इंडिया में एनर्जी सेविंग बेस्ड मार्केट मैकेनिज्म चाहिए भाई, न्यू स्कीम चाहिए जिससे कि हम इन्हांस कर पाए एनर्जी ट्रांजिशन को। तो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस की जो इंटेंसिटी बेंचमार्क है, टारगेट्स विल बी डेवलप विच विल बी अलाइंड विद इंडियाज इमिशन के, उसके साथ मिलाना पड़ेगा आपको। तो अपने दोनों के साथ मिक्स करके चलोगे तभी आप क्लाइमेट गोल्स तक पहुँच पाओगे। तो परफॉर्मेंस अगेंस्ट दी स्टेटोरियल, हर सेक्टर्स का बनाओ, किस सेक्टर की कितनी ज़रूरत है, कैसे कम करोगे, उनको इनकरेज करो कि वो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को रिड्यूस करें ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन क्रेडिट्स मिल पाए उन्हें। ठीक है, उसके बाद देखो बायोफ्यूल अपॉर्चुनिटी भी है, बायोफ्यूल अपॉर्चुनिटी को भी इस्तेमाल करो आप डीकार्बनाइजेशन करने के लिए। एडिबल बायोमास, नॉन एडिबल बायोमास, एल्गल बायोमास, ब्रेक थ्रू, सब का इस्तेमाल करो। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन जो बायोफ्यूल्स की हैं। तो बायोफ्यूल्स का मतलब क्या है, डायरेक्ट आप बायोमास को कन्वर्ट करो किसी लिक्विड फ्यूल में। एथेनॉल है, बायोडीजल्स हैं, ये तो अच्छे आपके ट्रांसपोर्ट हैं, बायोफ्यूल्स के इस्तेमाल आप कर सकते हो। शुगर केन, बीट से इनसे बनाओ ना आप एडिबल बायो फीड स्टॉक्स हैं। फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स पेपर में आ सकता है, आपसे पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर दी फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स। तो ये सारे आपके शुगर केन, बीट्स, फूड ग्रेन्स, ये सब इसके अंदर आते हैं। सेकंड जनरेशन के अंदर कौन से आते हैं आपके, सेकंड जनरेशन वुड, ग्रास, स्ट्रॉ, वेस्ट, ये वाले आते हैं। थर्ड जनरेशन में आपके माइक्रो एल्गल, मैक्रो और माइक्रो एल्गल्स आते हैं। फोर्थ जनरेशन में पैरोलिसिस, सोलर टू फ्यूल, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ये वाले आते हैं, ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो इसमें अमालगमेशन है आपका, जेनोमिकली प्रिपेयर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जेनेटिकली जीनेट फीड स्टॉक्स को मिला के बनाया जाता है। इससे भी एक आपका एक अच्छी डेवलपमेंट हो सकती है। उसके बाद ग्रीन हाइड्रोजन अपॉर्चुनिटी तो है ही आपके पास डीकार्बनाइजेशन की। भाई 99% जो प्योर हाइड्रोजन का डिमांड इंडिया में है ही। दो सेक्टर्स में तो बिल्कुल आता है, एक रिफाइनरी में, पेट्रोलियम की रिफाइनरी में, एक आपका जहाँ पे आप अमोनिया प्रोड्यूस कर रहे हो, डैट इज़ फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में बहुत आपका काम आता है। तो हाउएवर हाइड्रोजन का बहुत पोटेंशियल है, एनर्जी कैरियर की तरह वो काम कर रहा है। डिफरेंट इसके कलर कोड्स भी हैं। जैसे देखो इलेक्ट्रोलिसिस के साथ बना तो ग्रीन बन गया, नेचुरल गैस के साथ हाइड्रोजन का मिक्स हुआ स्टीम रिफॉर्मेशन के लिए तो ब्लू हुआ, फिर हुआ तो ग्रे, पैरालिसिस हुआ तो टर्क्यूज कलर आ गया, ब्राउन कोल के साथ गैसिफिकेशन हुआ तो ब्राउन कलर, ब्लैक कोल के साथ गैसिफिकेशन हुआ तो ब्लैक, न्यूक्लियर के साथ हुआ इलेक्ट्रोलिसिस तो पिंक कलर आया, नेचुरली अकरिंग अंडरग्राउंड में वाइट कलर का हाइड्रोजन निकलता है। ठीक है, तो चैलेंजेस क्या है, लेकिन चैलेंजेस ग्रीन हाइड्रोजन मार्केट में यही तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा है इसकी, इसका प्रोडक्शन से लेके ट्रांसपोर्टेशन, कन्वर्जन, स्टोरेज बहुत हाई है।
ग्रीन हाइड्रोजन मार्केट में, ध्यान रखना। उसके बाद लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी रेडीनेस है कि टेक्नोलॉजी जो चाहिए ना डीकार्बनाइज करने के लिए हाइड्रोजन वैल्यू चेन, वो बहुत लो स्केल में मिलती है, प्रूवन एट अ स्केल। उसके बाद एफिशिएंसी इश्यूज बहुत ज़्यादा है, हाइड्रोजन प्रोडक्शन और कन्वर्जन में बहुत सारे एनर्जी लॉस हो जाती है। रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी की वजह से देखो एज मोर एंड यू सेक्टर्स आर इलेक्ट्रीफाइड, लैक ऑफ सफिशिएंट रिन्यूएबल एनर्जी बचेगी नहीं, बॉटल नेक है इसका। तो अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, सपोर्ट सिस्टम्स इतना अच्छा नहीं है। स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशंस की बात करें तो ट्रैक करना ये सारा वो कुछ एक सिस्टम नहीं है, वो भी है ही नहीं, कुछ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो नहीं रखा अभी। तो की पॉलिसी चाहिए आपको, कुछ तो पॉलिसी इंटरवेंशन चाहिए। देखो अगर आप सच में चाहते हो ना डीकार्बनाइज होना, और आपके पास अगर एक्सेस ही नहीं होगा लो कॉस्ट रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी का, तो फिर कैसे कराओगे आप? तो हाइड्रोजन को अलाउ करो आप, इलेक्ट्रिसिटी नेचुरल गैस के साथ मिक्स कराओ, या जो भी आपके पास एग्जिस्टिंग नेचुरल गैस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इस्तेमाल कराओ आप। प्राइस करो इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस को, एंड इनकरेज करो इकॉनमी को इस तरफ बढ़ने की। PLI स्कीम्स बनाओ, तो बना रहे हो तो डिफरेंट कंपोनेंट्स में उसमें ग्रीन हाइड्रोजन डालो। पार्शियल एग्जेम्पशन करने लग जाओ आप, ग्रिड का, टैक्सेस का, लेवाई, ये सब को आप पार्शियल एग्जेम्प्ट कर दो ना उनको आप, इससे भी आपको काफ़ी इंकरेजमेंट मिलेगा इंडस्ट्रीज़ को। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट गाइस डिकार्बनाइजेशन एज अ होल। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द गैस बेस्ड इकॉनमी। देखो इंडिया का जो नेचुरल गैस कंजम्पशन है ना, वो 6% गिर गया है फाइनेंशियल ईयर 23 में। कंपेयर्ड अगर हम उसको एक साल पहले की इकॉनमी से करें तो हमारा नेचुरल गैस का कंजम्पशन कम हुआ है। अब ये चैलेंज है इंडिया के विजन टू गैस बेस्ड इकॉनमी पे। अभी क्वेश्चन बन सकता है ना आपके कि गैस बेस्ड इकॉनमी पे क्या है चैलेंज। तो सबसे पहले तो मैंने आपको फैक्ट बता दिया, अब समझ लो नेचुरल गैस क्या होती है। ओडोरलेस है, गैसेस मिक्सचर है, लाइट हाइड्रोकार्बन्स का, मिथेन इथेन इससे बना होता है, प्रोपेन से, कुछ दूसरे भी कार्बन डाइऑक्साइड हीलियम वगैरह बने होते हैं। नाइदर कोरोसिव है, नो टॉक्सिक है, नो फ्लेमेबिलिटी रेंज है इसकी। कन्वेंशनल नेचुरल गैस होना, अनकन्वेंशनल नेचुरल गैस होना, ये सारे के सारे इसके टाइप्स हैं, है ना। तो ये सब इसमें देख लो आप। उसके बाद देखो नेचर या आपकी गैस बेस्ड इकॉनमी होती क्या है। इसका मतलब है आप अपनी इकॉनमी के अंदर प्राइमरी एनर्जी मिक्स जो है वो नेचुरल गैस से लेते हो। तो इंडिया का गोल भी यही है कि आप 6% से उसको 15% ले जाओगे 2030 तक। क्या ज़रूरत है गैस बेस्ड इकॉनमी पे चलने की? सबसे बड़ी बात है ये फॉसिल फ्यूल से ज़्यादा साफ़ होती है, क्लीनर एनर्जी सोर्स है। CO2 इमिशन इससे कम होता है, 40% लोअर देन कोल, 20% लोअर देन ऑयल। तो आप लगा लो कि सबसे पहले तो क्लीन है ये, इसमें से नहीं निकलती जो आपकी इमिशन जैसे पर्टिकुलर मैटर्स वगैरह, इससे नहीं निकलता। सबसे बड़ा एडवांटेज यही है। फिर एनर्जी एफिशिएंसी इसकी ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू कोल फायर जो आप प्लांट यूज़ करोगे अगर। लेस एक्सपेंसिव होती है दूसरे फॉसिल फ्यूल से, ऑयल कोल से ज़्यादा सस्ती होती है ये। एनर्जी एफिशिएंट रैपिड होता है इसका, ये जो कूल हो जाती है -1.5 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप करो तो जल्दी ठंडी जल्दी होती है। स्टोर करना आसान होता है इसको, लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल आप आराम से करा सकते हो। वर्सेटाइल है ये होम कुकिंग अप्लाइंसेस वगैरह में, है ना। अब देखो आपके घर में भी PNG लाइसेंस लगी होती है ना, ये सब उसमें यूज़ होता है, गैस बेस्ड इकॉनमी का पार्ट है। तो बैकअप पावर कंपनीज़ के लिए रिन्यूएबल एनर्जी का काम भी करता है ये, है ना। तो हेल्प विजन ऑफ रिलायबल पावर, कुकिंग, हीटिंग सब में तो यूज़ कर रहे हो आप, 24/7 यूज़ कर सकते हो आप इसको, कमिटमेंट है। अब चैलेंजेस क्यों है, क्यों इतना इसका कम क्यों हुआ? वेरिएशन इन एस्टिमेशन। देखो पास्ट 2 डिकेड्स में देखा जाता है कि नेचुरल गैस का जो शेयर है एनर्जी मिक्स में वो कम हो रहा है, क्योंकि गोल्स शिफ्ट हो रहे हैं फ्रॉम 20% बाय 2025, 11% 2032 तक, 15% बाय 2030। तो विदाउट क्लियर जस्टिफिकेशन फॉर दीज चेंजेस, मॉनिटरिंग एनालिसिस और प्रोग्रेस जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। तो उसके बाद आपके कुछ एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड भी कुछ कंसर्न्स हैं। तो 50% जो हमारा करंट डिमांड है वो हमारे इंपोर्ट से आ रहा है, LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस से आ रहा है। एनर्जी सिक्योरिटी थ्रू गैस इज लिंक टू हाई इंपोर्ट बिल्स एंड जियोपॉलिटिकल डिपेंडेंस है। कॉम्पिटिटिव पैरिटी की लैकनेस है। देखो कोल है उस पर GST लगता है और इसको 5% GST में टैक्स किया जाता है, जबकि जो आपका नेचुरल गैस है वो GST की परव्यू से बाहर है और उसमें हायर रेट पे GST देना पड़ता है, इसलिए भी कॉम्पिटिटिव पैरिटी ख़त्म हो गई। कंड्यूसिव नहीं है विद डिकार्बनाइजेशन। तो नेचुरल गैस ने प्राइमरी एनर्जी शिफ्ट जो है मे नॉट बी कंड्यूसिव टू इंडियाज लॉन्ग टर्म डीप डिकार्बनाइजेशन स्ट्रैटेजी, उसकी वजह से भी एक मुद्दा बना रहता है ये। इसलिए भी लोग फिर वो होते हैं कि भाई जब ये है ही नहीं तो हम क्यों इतना यूज़ करें। इंफ्रास्ट्रक्चर का कंस्ट्रेंट है, इसकी पाइपलाइन स्टोरेज फैसिलिटीज़ है ही नहीं, एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। इन्वायरमेंटल कंसर्न होता ही है, क्योंकि माना तो कि क्लीनर फॉसिल फ्यूल है, लेकिन इसका एक्सट्रैक्शन और ये सब चीज़ें में ग्रीन आपका जनरेट होती है, ग्रीन हाउस गैस इमिशंस निकलते हैं, तो फ़ायदा क्या? ये एक रीज़न है।
अच्छा, इसके बाद ना कुछ रिकमेंडेशंस भी आई थी किरित पारेख पैनल की, जिसने बोला था कम्प्लीटली फ्री एंड मार्केट डिटरमिन्ड प्राइसिंग होना चाहिए नेचुरल गैस का, फ्रॉम लेगेसी फील्ड से जब निकल के आता है, और नेचुरल गैस को जीएसटी रिजाइम में भी लेकर आना चाहिए, क्योंकि यही तो एक जो चैलेंजेस है उसको आप ठीक करो ना, जो चैलेंजेस आप कह रहे हो, डिमांड स्टिमुलेशन की दिक्कत है, प्रमोट द यूज़ ऑफ नेचुरल गैस करो, उसको आप पावर जनरेशन इंडस्ट्री में डालो, टैक्स बेनिफिट दो, सब्सिडीज़ दो ना उनको, टारगेटेड स्कीम बनाओ, तभी तो करेगा। सेंट्रल स्टेट प्राइवेट सेक्टर मिल के इंक्रीज़ करें। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो एनर्जी रिपोर्ट में कर रही है उसको उसने बोला है 650 बिलियन इन्वेस्टमेंट लगाओ इस पर, मोस्ट ऑफ इट लेंड बाय बैंक्स। डाइवर्सिफाई करो अपने इंपोर्ट सोर्सेज को, आप डोमेस्टिक प्रोडक्शन इसकी इन्हेंस करो ताकि डिपेंडेंस इंपोर्ट में कम होती चली जाए आपकी। रिसर्च डेवलपमेंट पे पैसा लगाओ। वन नेशन वन गैस ग्रिड के लिए कहा है ना आपने, नेचुरल गैस बेस्ड एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस्ड कर सकती है थ्रू आउट द इंटायर कंट्री, सिंगल गैस सिस्टम हम ला सकते हैं, तो क्यों नहीं कर रहे हो, करो उस चीज़ को। दिस इज़ अबाउट गैस आपका द सिस्टम। न्यूज़ इन शॉर्ट्स हम किसी और दिन ले लेंगे गाइस। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, फॉर द एनवायरमेंट सेक्शन हैज़ बीन completed for today. Revise it well. If you have any question, any doubt, please let us know. And now you can all do one thing, you are getting a very good content, ठीक है, अच्छा समझ में आ भी रहा होगा होपफुली, तो यार अपने फ्रेंड्स में आपस में प्लीज़ डिस्ट्रीब्यूट एंड प्लीज़ शेयर द चैनल, है ना, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।